हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नए और अलग टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हाइपरबोला का जो भी पार्ट हम लोग का था सब कुछ हम लोग ख़त्म हो चुका है। तो आज एक नए पार्ट से इंट्रोड्यूस करेंगे। हाइपरबोला का ही पार्ट है लेकिन लास्ट एंडिंग आ गया आपका हाइपरबोला का। तो हम लोग को आज डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, तो हम लोग को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिस्कस करना है। यही एक बच रहा था आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये थोड़ा सा अलग है आपका जो जनरल हम लोग को नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म वाला हाइपरबोला है उससे थोड़ा सा अलग है। तो क्या अलग है आज हम लोग देखने वाले हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग इक्विलैटरल हाइपरबोला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी अभी लोग देखेंगे कि इसका नाम इक्विलैटरल हाइपरबोला क्यों होता है। थोड़ा सा जो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और कॉन्जुगेट फॉर्म होता है उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखेंगे। इसका टेंजेंट कैसे आएगा, इसका नॉर्मल कैसे आएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा, इसका फोकस कैसे निकलेगा, सब कुछ धीरे धीरे करके देखते हैं। तो अभी हम लोग को रेक्टेंगुलर और इक्विलैटरल हाइपरबोला पढ़ने से पहले आपको जो है पूरा का पूरा हाइपरबोला का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप जो है अभी हम लोग 11 लेक्चर हो चुका है, तो 11 लेक्चर में आप सारा का सारा हम पढ़ा दिए। इससे पहले लेक्चर हम एसिम्प्टोट्स को ही पढ़ाएं। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को समझने के लिए आपको एसिम्प्टोट्स का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो आप पूरा का पूरा लेक्चर्स पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका और एक क्या नाम है, इसको हम ऊपर में लिखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका और एक क्या नाम है, और इक्विलैटरल। इक्विलैटरल हाइपरबोला। आज हम लोग यही टॉपिक रहेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोग देख लेंगे इसका। और इसका जो क्वेश्चन होगा इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज जितना इसका कॉन्सेप्ट रहेगा सब कुछ एक ही लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें और ढंग से ख़त्म करें और आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं उसमें हम लोग इक्वेशन क्या पढ़ते हैं हाइपरबोला का, उसमें हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं x² बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें ए और बी अलग अलग पार्ट होता है, ए अलग होता है और बी अलग होता है। हो सकता है ए बी से बड़ा होता है या बी ए से बड़ा होता है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म का हाइपरबोला होता है। ये हम लोग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, इक्विलैटरल हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपर दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या कहें इक्विलैटरल हाइपरबोला, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ए बराबर बी हो जाता है। क्या होता है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यही है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ए और बी अलग अलग नहीं होता था, अलग अलग होता था। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या कहें इक्विलैटरल हाइपरबोला, इसमें क्या होता है, ए और बी बराबर होता है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको हटाते हैं, इसका तभी काम नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही क्या करेंगे, इक्विलैटरल हाइपरबोला का जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका इक्वेशन निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, x² बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस ए इज इक्वल टू बी है, क्या है, ए बराबर बी है। तो ए के जगह बी या बी के जगह ए पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बी के जगह ए पुट करेंगे और बी की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यही इक्वेशन किसका होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन डेराइव हो गया कि इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे आएगा। इसको हम ढंग से यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा सा छोटा हो गया तो बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है। x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहाँ से आया, ए बराबर बी होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो किस तरह से आया हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वाला पार्ट में पढ़ते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन वाला पार्ट हो गया।
ये हम लोग का इक्वेशन वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा। अभी तक हम लोग बताए कि कोई भी हाइपरबोला रहे उसका इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी एक हाइपरबोला, तो इसका भी इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलर क्या इसेंट्रिसिटी आएगा वो आपको निकल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें इसेंट्रिसिटी कितना होता है, इसका √2 होता है। कैसे आता है चलिए देखते हैं। आपको बताएं कि यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला, तो देखिए आपको बताए हुए हैं b² बराबर a² e² - 1। ये तो भाई धरती के बाहर भी लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लगाते हैं। और b की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, क्योंकि a और b बराबर है। तो a² बराबर a² e² - 1, ठीक। तो a² से a² कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, e² - 1। इट इम्प्लाइज ये 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बराबर e²। इट इम्प्लाइज e = √2, ठीक। ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का आ गया। इसका इसेंट्रिसिटी कितना हो गया भाई, √2 हो गया। इसेंट्रिसिटी कितना हो गया, √2 हो गया। दो कॉन्सेप्ट हम लोग का निकल के आ गया इसका, ठीक है। पहला इक्वेशन x² - y² बराबर a²। सेकंड, इसका इसेंट्रिसिटी कितना होता है, √2 होता है। इसका इसेंट्रिसिटी नोट अगर आप कर रहे हैं तो ढंग से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका इसेंट्रिसिटी कितना हो गया, √2 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। पिछले ही क्लास में आपको एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ाएं। तो उसमें एसिम्प्टोट का फॉर्मूला क्या, इक्वेशन क्या होता था, y बराबर + b/ax, यही होता था। y बराबर + b/ax और y बराबर -b/ax, यही दो एसिम्प्टोट होता था। तो इसमें क्या एसिम्प्टोट होगा, इसमें क्या चेंजिंग आएगा, क्योंकि इसमें a और b तो बराबर है। तो चलिए इसका एसिम्प्टोट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका एसिम्प्टोट देखते हैं। एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका एसिम्प्टोट्स देखेंगे। अभी कुछ देर बाद इसको हम हाइपरबोला को ड्रॉ भी करेंगे, दिखता कैसा है भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो भी समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसका एसिम्प्टोट्स को देख लेते हैं। तो इसका एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े, एसिम्प्टोट y = + b/ax, यही पढ़े एसिम्प्टोट्स। तो अगर यही पढ़े, लेकिन यहाँ क्या बता रहे कि a और b तो बराबर है, तो b की जगह a रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a = b, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इम्प्लाइज सिंस a = b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, a और b आप समझिए कि बराबर है ना। तो y = ± a/ax हो जाएगा, और a और a कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a बराबर b था, ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y = ± x, यही हम लोग का असिम्प्टोट होता है इसमें। तो भाई ये y = ± x क्या है, y = ± x क्या है, y x और y -x है क्या। तो y x और y -x एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से क्रॉस करेगा और जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डिग्री 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर y x की बात करें तो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बनाता है, और y -x की बात करें तो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना, तो 135 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यही दोनों लाइन हो गया। अब हम बारी आ गया कि अब ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह दिखता है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ दो हो गया, y = x और y = -x, है ना, असिम्प्टोट्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करता है हाइपरबोला को। अब हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का हाइपरबोला हुआ। इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आएगा, तो पहले हम इसको एसिम्प्टोट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एसिम्प्टोट हो गया। अब सारा इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन कितना हो गया, x² - y² बराबर a²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन, ये एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y बराबर x हो जाएगा।
और इस एसिम्प्टोट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -x हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आ गया। अब ये पहला वाला एसिम्प्टोट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, x एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री बनाएगा। क्यों बनाएगा अभी समझा देते हैं। तो अभी हम साइड में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको हमको लगता है, उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए y इक्वल टू x, तो एक स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन यहाँ पे c क्या है, जीरो है, c है जीरो। तो c अगर जीरो, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो c अगर जीरो मतलब लाइन ओरिजिन से पास करेगा, क्लियर। अब वो होता है y इक्वल टू mx, तो mx है तो m की जगह 1 है, m की जगह 1 है। m क्या होता है, स्लोप होता है। तो अगर स्लोप 1 है, m इक्वल टू 1 है, माने tan थीटा 1 है। तो tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, तो 45 डिग्री पे, इसीलिए x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हम लोग का x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये x एक्सिस ही एक्सिस है इस हाइपरबोला का, ये भी ध्यान रखिएगा, हाइपरबोला का एक्सिस भी यही है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये 135 डिग्री होगा इसका, और एक एंगल जो है ये वाला, इसका ये वाला जो एसिम्प्टोट है वो x एक्सिस के साथ 135 डिग्री बनाएगा। तो 135 डिग्री कहाँ से आया वो भी देख लेते हैं। तो ये सेकंड वाला क्या है, y बराबर -x है, तो m के वैल्यू -1 हो गया। m कितना हो गया, -1। तो m-1 मतलब tan थीटा -1। तो tan थीटा -1 कहाँ होता है, 135 डिग्री पे। तो थीटा कितना हो गया, 135 डिग्री। यहाँ थीटा कितना आ रहा था, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे किस तरह से यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ तक हमको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि एसिम्प्टोट किस तरह से इसका आता है। इसका एसिम्प्टोट y बराबर x होता है और y बराबर -x होता है। इसका इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है और इसका इसेंट्रिसिटी √2 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो इसको एक बार आप नोट करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला का थोड़ा आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक हम लोग को क्या है, तो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर और इक्विलैटरल हाइपरबोला रेफर्ड टू एसिम्प्टोट्स एज एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है इस हाइपरबोला में क्या देखेंगे कि इसका जो एसिम्प्टोट्स होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वाले में देखे y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x आ रहा था हम लोग इक्विलैटरल हाइपरबोला का एसिम्प्टोट। लेकिन इसमें क्या होगा, इस हाइपरबोला में क्या होगा, जो जनरल हम लोग यही वाला खास करके यूज होता है, जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि x एक्सिस को और y एक्सिस को ही एसिम्प्टोट्स मान के जो हाइपरबोला ड्रॉ होगा, उस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा। इसलिए हम एक्सेस लिखे, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस है ना। तो मतलब दोनों एक्सिस को एसिम्प्टोट लेते हुए हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे, उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपका y एक्सिस हुआ और ये आपका x एक्सिस हुआ। ये y और x मतलब यही दोनों क्या है, एसिम्प्टोट से, यही दोनों क्या है, एसिम्प्टोट से। तो इसको एसिम्प्टोट मानेंगे तो हाइपरबोला इस तरह ड्रॉ होगा आपका, हाइपरबोला इस तरह ड्रॉ होगा, आपका हाइपरबोला इस तरह से आगे है ना। ठीक, तो ये आपका हाइपरबोला हुआ, ये आपका हाइपरबोला हुआ। ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट से। यहाँ पे लिख देते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो x एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, x बराबर 0। तो दोनों एसिम्प्टोट का इक्वेशन ये रहा है ना। तो अब हम लोग इस हाइपरबोला जो दिख रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा। अब तो ये दोनों एसिम्प्टोट का, ये एसिम्प्टोट्स हो गया इसका एक्सिस, लेकिन हाइपरबोला का एक्चुअल इसका अपना एक्सिस कौन वाला है, ये तो एसिम्प्टोट्स है, तो इसका अपना एक्सिस क्या है, तो ये वाला इसका अपना एक्सिस है। देखिए ये वाला इसका अपना एक्सिस हुआ। ठीक है, ये वाला इसका अपना एक्सिस हो गया। ठीक, तो इस x को हम यहाँ पे x डैश इसको छोटा x मान लेना ना, x एक्सिस, और ये y एक्सिस, ये कैपिटल X यहाँ पे मान ले रहे हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे, है ना। और ये कैपिटल Y मान ले रहे हैं। ठीक, ये इसका, ये जो x दिख रहा है, ये कैपिटल X वाला लाइन दिख रहा है, ये इसका अपना एक्सिस हो गया। ठीक, अब समझाते हैं। ये जो कैपिटल X वाला लाइन है, ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। कितना,
45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अब समझते हैं, तो ये चूंकि ये वाला लाइन इस हाइपरबोला का एक्सिस है, तो इस अगर ये हाइपरबोला का एक्सिस है तो इसका फोकस कहाँ होगा, इसका वर्टेक्स कहाँ होगा? तो ये वाला इसका फोकस होगा। देखिए ये वाला दोनों वर्टेक्स होगा, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला ए है और ये वाला ए डैश है। अभी इसका इक्वेशन निकालने के साथ साथ इसका हम हर एक पार्ट को निकालेंगे कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, सब कुछ निकालेंगे। ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट ए डैश है। यहाँ कहीं इसका फोकस होगा और यहाँ कहीं इसका और एक फोकस होगा एच डैश। ठीक है, तो दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होता है ना। तो ये वाला इसका अगर एक्सिस हुआ, ये अगर ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्सिस बोले तो क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर ये वाला इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये वाला इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये कैपिटल वाई वाला लाइन, तो कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल ही तो इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। दो डायरेक्ट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में भी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी √2 होगा। क्यों? क्योंकि है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें भी इसेंट्रिसिटी √2 आएगा। ठीक, आप देखिए ये वाला इसका सेंटर है, तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस कितना होता है? AE होता है। कितना होता है? AE होता है। तो सेंटर को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? O मान लेते हैं ना। तो सेंटर OS कितना हो जाएगा? तो OS हो जाएगा AE, लेकिन AE होगा और E है √2, तो √2a हो जाएगा, है ना। E की जगह √2, तो मतलब यहाँ से फोकस से लेके सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया? √2a। कितना हो गया? √2a। यहाँ पे लिखते हैं हम √2a। इसको आप ध्यान में रखेंगे, कितना हो जाएगा? √2a यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी √2a होगा, कोई दिक्कत? इधर वाला फोकस का भी, ठीक है। और सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है? a होता है, तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, a ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, फोकस से फोकस का डिस्टेंस। अब डायरेक्ट्रिक्स, ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है? a/e होता है, a/e होता है, और e कितना है? √2 है, तो a/√2 हो जाएगा। मतलब ये जो इस वाला लाइन से ये वाला लाइन a/√2 डिस्टेंस हो जाएगा। सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स a/√2 हो जाएगा। ठीक, सारा यहाँ पे पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे करके एक इसका सारा कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे, और इसका इक्वेशन किस तरह से आता है उसका इक्वेशन भी देखेंगे। इसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। यहाँ पे हम बताने वाले नहीं है, बस हम यहाँ नाम बता देते हैं। आप अगर स्ट्रेट लाइन में रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़े हैं, तो इस माध्यम से आप इसका इक्वेशन को डिराइव करके निकाल सकते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डेरिवेशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका डेरिवेशन को हम स्किप करके डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्टली इसका इक्वेशन। तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ rectangular hyperbola where asymptotes are axis, ठीक है, इज xy बराबर xy बराबर c स्क्वायर। ये xy बराबर c स्क्वायर इसका इक्वेशन होगा। इसका डेराइव कैसे करेंगे आपको बता दिए। इसका डेरिवेशन आप कैसे निकालेंगे? इसका डेरिवेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाना पड़ेगा। ये वजह यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रोटेशन लगा के आप क्या कर सकते हैं? इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखे हुए xy बराबर c स्क्वायर। तो c का वैल्यू क्या होता है? c का वैल्यू होता है a/√2। यहाँ लिख दे रहे वेयर c इज इक्वल टू a/√2। ठीक है, तो xy बराबर c स्क्वायर इसका इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। तो xy बराबर c स्क्वायर जो ये इक्वेशन आया इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक एक कोऑर्डिनेट कैसे निकल के आएगा। इसका एक एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, क्या क्या लगेगा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस इसका ये वाला असिम्प्टोट रहा, ये एक्स एक्सिस भी है। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए फोकस से। ठीक, और ये सेंटर देखिए, यहाँ पे सेंटर है 45 डिग्री बना रहा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल अब बन गया।
अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a cos 45 और ये वाला कितना हो जाएगा a sin 45। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर a cos 45 हुआ और ये अगर a sin 45 हुआ तो ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा, सॉरी a ही होगा, यहाँ से यहाँ तक तो a ही डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक तो a ही डिस्टेंस है, तो a ही cos 45 और a ही sin 45। ठीक है, तो ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा a ही cos 45 और a ही sin 45। तो अभी इसका वैल्यू अभी निकालेंगे तो a ही cos 45 और a ही sin 45 कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस लिख रहे हैं, फोकस फोकाई लिख देते हैं, दोनों निकालना हम लोग है ना, एस a ही cos 45 डिग्री और a ही sin 45 डिग्री। अब e का वैल्यू √2 है और sin 45 cos 45 1/√2 होता है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो a √2 और 1/√2, a √2 1/√2, √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, तो a, आ गया। फोकस कितना आ गया, a, तो a, इसका फोकस आ गया। इसको हम c के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो c बराबर a/√2 है, तो a √2c हो जाएगा, a √2c हो जाएगा। तो a, को हम लोग इस तरफ से लिख सकते हैं √2c, √2c। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। इसको हम यहाँ पे घेर दे रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लाइज करके लिख देते हैं ना, इट इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, a, या तो √2c, √2c। ये एक फोकस हो गया। अगर ये एक फोकस हो गया तो यहाँ पे क्या फोकस आया, तो a, आ गया। अगर अब यहाँ पे हम हटाते थे, तो a, अगर फोकस आ गया तो ये वाला फोकस कितना क्या होगा, ये तो दोनों पूरा का पूरा सिमेट्री का हाइपरबोला, तो ये वाला कितना हो जाएगा -a, -a। तो एस डैश कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए -a, -a। इसको इस तरह से लिख सकते हैं -√2c, -√2c। ठीक, तो ये आपका और एक फोकस आ गया। तो दोनों फोकस किस तरह से निकला ये भी देख लिए आप। तो दोनों फोकस हम लोग को निकल के आ गया। अगर दोनों फोकस निकल के आ गया तो अब बारी है वर्टेक्स का। दोनों वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों वर्टेक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं वही वाला फॉर्म है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्म यहाँ भी लगेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा, a cos 45 और ये a sin 45, क्योंकि a डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूज का a था, पहले a ही था, अब यहाँ पे a है। ठीक है, तो क्या लिखना हम लोग को, फोकस निकालना। ये फोकस हो गया। ठीक है, अब किसको निकालना है, वर्टेक्स को निकालना है। तो वर्टेक्स निकालते हैं यहाँ से हम लोग, वर्टिसेस, 2 वर्टेक्स है। तो पहला वर्टेक्स a है, तो a कैसे आएगा, तो a cos 45 और a sin 45। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक, ये 1/√2 हो जाएगा ना, a/√2 और a/√2। ये आपका एक क्या हो गया, फोकस, ये वर्टेक्स हो गया। a/√2, a/√2 और a/√2 का वैल्यू क्या है, c है, इसको c, भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आ गया वर्टेक्स एक। तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा ये भी आप देख लीजिए। तो दूसरा वर्टेक्स अगर ये a आया तो a डैश क्या हो, सिमेट्रिक हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कितना हो जाएगा, और एक वर्टेक्स a डैश -a/√2, -a/√2 और -c, लिख सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे। ये c के टर्म में, ये a के टर्म में, यहाँ पर भी ये a के टर्म में, ये c के टर्म में। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ नहीं, एक ही है कि c का वैल्यू a/√2 है। तो यहाँ से हम लोग को वर्टेक्स निकल के आ गया। वर्टेक्स किस तरह से निकल के आ गया ये आप देखें। तो वर्टेक्स अगर आ गया, फोकस अगर आ गया, ऑरिजिन तो 0,0 है ही। अब क्या बच गया, डायरेक्ट्रिक्स बच गया। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा, पहले ये कॉन्जुगेट एक्सिस देखिए, कैपिटल Y वाला लाइन। तो कैपिटल Y वाला लाइन का इक्वेशन कितना देखिए, यहाँ से 45 डिग्री था और ये वाला यहाँ से 135 डिग्री है। तो y बराबर -x, y बराबर -x लाइन है। तो y बराबर -x लाइन है, इसको हम लिख सकते हैं y + x = 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + y = 0। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + y = 0। इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 0। और x + y = 0 है और इसी के पैरेलल में 2 लाइन है। पहला a/√2 डिस्टेंस में, और अगर एक लाइन का इक्वेशन है और कुछ डिस्टेंस पे उसी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स, दोनों डायरेक्ट्रिक्स को लिख दे रहे हैं। तो पहला डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे। तो आगे जाएगा तो a/√2 डिस्टेंस है, और अगर पीछे जाएगा तो -a/√2, तो एक माइनस भी लिख सकते। दो लाइन का इक्वेशन एक साथ लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस a/√2 और प्लस क्या लिखते हैं, x² प्लस y² लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x² प्लस वाई, a² प्लस b², मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो a² प्लस b² a² प्लस b² बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो ये हम लोग को इक्वेशन आ गया डायरेक्ट्रिक्स का। दोनों इक्वेशन का डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन रहा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन को यहाँ पे हम घेर दे रहे हैं रेड से, इस तरह से। दो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला एक डायरेक्ट्रिक्स और ये वाला एक डायरेक्ट्रिक्स। दोनों डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन एक है x प्लस वाई प्लस a/√2 प्लस √1² प्लस 1² इज इक्वल टू 0, और एक क्या है, x प्लस वाई माइनस a/√2 प्लस √1² प्लस 1² इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखेंगे। तो ये 1/√2 हो जाएगा, डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को यहाँ से लगभग सारा टर्म कंप्लीट हो चुका है। एक टर्म और बचता है, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा। तो ये भाई ये भी एक हाइपरबोला, तो इसका भी तो एक लेटस रेक्टम होगा। तो इसका लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, जैसे यहाँ पे फोकस है तो फोकस से पार करेगा लेटस रेक्टम। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये कहीं लेटस रेक्टम इसका होगा, ये वाला है ना, और एक यहाँ भी लेटस रेक्टम इसका होगा। दोनों लेटस रेक्टम का लेंथ सेम होगा। तो ये लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा, तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, यहीं पे कहीं पे लिखते हैं, जगह खोज के देखिए। यहाँ पे हम जगह खोजते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 2b² होता है हमेशा की तरह, 2b²a। लेकिन यहाँ पे क्या है, a और b बराबर है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a बराबर b होता है। तो a की जगह b कर दीजिए, तो 2a² और a से a कैंसिल, बच गया 2a, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, इसमें 2a होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a हो गया, ठीक। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर आपको 2a आ गया, सब कुछ इसमें निकल गया, इसमें कुछ भी बाकी आपका नहीं है, सारा इसमें खेल हो गया। इसका क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इसका बहुत सारा टर्म बाकी है। इसमें हम लोग को टेंजेंट पढ़ना है, इसमें नॉर्मल पढ़ना है। टेंजेंट नॉर्मल को बताएंगे एक ही क्लास में, इसका सारा कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर देते हैं आज। अगले क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, आपका हाइपरबोला समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले एक बार हम नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि xy बराबर c² जो हम लोग को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसका हर एक पार्ट को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, xy बराबर c² का टेंजेंट लिखेंगे और xy बराबर c² का नॉर्मल लिखेंगे। तो दोनों टॉपिक को अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को भी देख लेते हैं, ठीक है। जो xy बराबर c² है, उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हुआ। जैसे हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता था, a sec थीटा, b tan थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता था। लेकिन xy बराबर c² का क्या आएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वो भी देख लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ xy बराबर c² हाइपर, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो xy बराबर c² का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले यहाँ पे हाइपरबोला को ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोग का असिम्प्टोट्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, असिम्प्टोट्स हो गया। ये हो गया हाइपरबोला, है ना। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला हुआ और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस ये वाला हुआ, ठीक। अब हम लोग कई एक पॉइंट ले रहे हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है CT, c/t। क्या होता है CT, c/t, CT, c/t। t हम लोग का पैरामीटर और c का वैल्यू आपको पता है, c का वैल्यू क्या होता है, a/√2 होता है ना। तो CT, c/2 क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना। किसका था, xy बराबर c² का। तो CT, c/t आप लोग याद रखेंगे। CT, c/t क्या, तो इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। तो अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट लिखेंगे। तो टेंजेंट दो फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला फॉर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहला फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको हम घेर दे रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग फॉर्म क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं। तो पॉइंट फॉर्म में आपको क्या बताए हैं, टेंजेंट लिखने के लिए एक x को डिस्टर्ब करेंगे x1 से और एक y को डिस्टर्ब करेंगे y1 से। तो हम लोग क्या निकल के आएगा, तो जो निकल के आएगा वही निकल के आएगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकल के आएगा। तो इसका इक्वेशन क्या है,
एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अगर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है और किसी पॉइंट, किसी एक पॉइंट, अभी सी टी को सी बाई टी को यहाँ पे हम साइड करके लिख देते हैं, आपका साइड करके यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना, सी टी कोमा सी बाई टी। अभी इसका यूज करेंगे जब पैरामेट्रिक को फॉर्म में हम लोग टेंजेंट लिखेंगे तब। अभी मान लीजिए ये पॉइंट x1 कोमा y1 है ना, और इसी पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट है, ये रहा टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा अभी लिखेंगे, है ना। ये जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ये वाला टेंजेंट हम लोग का, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन में क्या करते हैं, लिखने के लिए किसी पॉइंट पे इसी x1 से इस x को, एक x को डिस्टर्ब करते हैं x1 से और एक y को y1 से। लेकिन यहाँ एक को x और एक को y है, तो क्या दोनों डिस्टर्ब करके लिख देंगे, तो नहीं। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2xy बराबर 2c स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको xy प्लस xy लिख सकते हैं बराबर 2c स्क्वायर। आप क्या कीजिए, इस वाला पार्ट में x को डिस्टर्ब कर दीजिए, इस वाला पार्ट में y को डिस्टर्ब कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म क्या आएगा, एक x को डिस्टर्ब कीजिए, यहाँ पे x1 y हो जाएगा। इसमें y को नहीं किए, सिर्फ x को किए, है ना, y को नहीं करके सिर्फ x को किए। अगला वाला में y को करेंगे, x1 y प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे, y को कर देते हैं, y1 x बराबर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। ये हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन रहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म किसका, तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का। तो ये भाई साहब जो इसका इक्वेशन ये रहा, है ना, ये जो टेंजेंट दिख रहा है, ठीक है। ये तो किस में हो गया, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसका किस में देखेंगे, स्लोप फॉर्म में इसको नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में देखते हैं। तो सेकेंड वाला फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक। ये वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार में अगर आपको नहीं ढंग से समझ में आ रहा है तो दोबारा 3 बार देखिए लेक्चर को, लेकिन देखिए, क्योंकि पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ही लेक्चर में आपका पूरा का पूरा समा गया है इसमें, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें आपको बताएं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इक्विलैटरल हाइपरबोला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए और बी बराबर होता है, इसीलिए इसको इक्विलैटरल हाइपरबोला भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट लिखते हैं अभी हम लोग। तो क्या करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, वही करते हैं, यहाँ x1 y1 था, वहाँ सी टी सी बाई टी हो जाता है, तो सी टी सी बाई टी से डिस्टर्ब कर देंगे इसमें, है ना। तो कुछ नहीं करते, इस पॉइंट फॉर्म में जहाँ x1 है वहाँ पे सी टी पुट कर दीजिए। इक्वेशन क्या था देखिए, सी टी है और y का y रहेगा, प्लस y1 की जगह क्या सी बाई टी पुट कर देंगे, सी बाई टी, और x के x रहेगा बराबर 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा देखिए, यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा, देखिए c और c, ये c इधर से पूरा कॉमन लीजिएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन क्या आ गया, टी वाई प्लस एक्स बाई टी बराबर 2c। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट लिखेंगे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसका, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप कितने से निकलता, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1/t, मतलब 1/t है तो -1/t लिखेंगे, और अपॉन ये वाला t, y का कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा, -1/t स्क्वायर हो जाएगा। ये -1/t स्क्वायर इस लाइन का स्लोप हो गया, ठीक। तो इसका इक्वेशन और एक क्या आ गया, यहाँ पे ये वाला जो है एक इक्वेशन ये आ गया पॉइंट फॉर्म में, और इसका एक इक्वेशन क्या आ गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो ये हम लोग को टेंजेंट का कॉन्सेप्ट रहा स्टूडेंट। तो टेंजेंट हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल्स को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नॉर्मल्स को डिस्कस करते हैं। टेंजेंट हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है उसका हम टेंजेंट को डिस्कस कर दिए। तो अब क्या करेंगे, नॉर्मल्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मल्स ऑफ एक्स वाई बराबर
सी स्क्वायर। हम स्पेशली इसी हाइपरबोला को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसी हाइपरबोला से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही हम लोग का फॉर्म है और यही फॉर्म को हम लोग को पढ़ना होता है। और यही वाला हाइपरबोला हर जगह, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हर जगह यही वाला यूज होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर जो है, इसका नॉर्मल्स कैसे निकालेंगे, तो चलिए आसान सा है, कुछ नहीं, टेंजेंट समझ में आ गया तो नॉर्मल भी आ जाएगा। ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये दोनों एसिम्प्टोट्स हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम लोग हाइपरबोला को भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का हाइपरबोला हुआ। तो ये अगर आपका हाइपरबोला हो गया एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन हम अब लिख दे रहे हैं एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे किस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे x1 कमा y1 पे क्या है, एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल होता है। और ये x1 कमा y1 क्या है, सी टी कमा सी बाई टी है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म यही तो है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका एक टेंजेंट है, यहाँ पे ये वाला इसका टेंजेंट रहा, लेकिन इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख चुके हैं। और इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ जा रहा था, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ जा रहा था भाई, इस टेंजेंट का स्लोप हम लोग कितना निकाले हैं, एम टी लिख देते हैं, -1/t² निकाले हैं, -1/t² निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यही कहीं नॉर्मल है, यही वाला, यही भाई साहब नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट का। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, अगर स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप 1/t² है, तो इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, m1 m2 बराबर -1 होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन में पढ़े ही है। तो ये -1/t² है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा। तो इसका mn लिख देते हैं, स्लोप mn, ये कितना हो जाएगा, t²। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे स्लोप तो मालूम चल गया और ये वाला पॉइंट भी मालूम चल रहा है, क्या है, सी टी कमा सी बाई टी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो इसको हम लोग सिर्फ पैरामेट्रिक फॉर्म में ही देखेंगे, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 y1 से कुछ आपको अब जाने वाला नहीं है ना, तो दोनों लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट फॉर्म में भी लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यूज नहीं है पॉइंट फॉर्म का, लेकिन लिख देते हैं। क्या होता है, y माइनस y1 कितना है, ये y1 ही है, इज इक्वल टू m स्लोप कितना, t², और x माइनस x1 कहाँ पे है, यही x1, ठीक है, यही इक्वेशन हो गया हम लोग का, किसमें, पॉइंट फॉर्म में, किसका, तो नॉर्मल का। और सेकंड देखते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, बस वही स्लोप फॉर्म से लिखना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। y माइनस y1 कितना, सी बाई टी है ना, y1 c बाई टी इज इक्वल टू m स्लोप कितना, t², x माइनस x1 क्या है, सी टी हो गया। और क्या करना है इसमें, हम लोग यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा अगर आप इवेल्युएट करना चाहेंगे तो इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो क्या इवेल्युएट करेंगे, देखिए थोड़ा बहुत कर देते हैं हम, ये टी वाई हो जाएगा -c/t इज इक्वल टू t²x माइनस सी टी क्यू, ये करेंगे। और इसको कर दीजिए टी वाई माइनस सी इज इक्वल टू t³ माइनस सी टी पावर 4, ये कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, हम तो कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिखें, कोई दिक्कत नहीं, बिना इवेल्युएट करे भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये टी वाई माइनस सी बाई टी हो गया, इसको एलसीएम लेके यहाँ पे लिख दिए, t²x और सी टी क्यू हो गया है ना, और ये आपका t इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे t²x था तो t³ हो गया, और ये सी टी के पावर 4 हो गया है ना, टी वाई माइनस सी। तो इक्वेशन ऑफ ये क्या हो गया, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया, दोनों हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि इक्विलेटरल हाइपरबोला का जितना भी कॉन्सेप्ट था आज हम लोगों को खत्म हो गया, कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच के नहीं रह गया। इसका जितना भी क्वेश्चन है इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। पूरा फुल कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस कर दिए एक ही लेक्चर में। हम कोशिश किए कि आपको सब कुछ समझा पाएँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटे, ठीक है। और एक चीज़, आपका जो डेरिवेशन था एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर
स्क्वायर का जो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का डेरिवेशन था इसको अभी नहीं कराएं, लेकिन जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं उस नोट्स में इसका डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, आपको बताएं रोटेशन ऑफ एक्सिस से कर सकते हैं, तो नोट्स में आपको डेरिवेशन ढंग से मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आप सब कुछ देख लिए तो इसमें कुछ नहीं रह गया आप, तो अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।